Hello everyone, this is Divya Purohit again, and as I have discussed in the last session that we will be discussing about Indian economic development in next series. So उस पे जाने से पहले before discussing the topic of our lecture, I want to ask you all कैसे हैं आप सब, कैसा चल रहा है होम आइसोलेशन, क्वारंटाइन। आई नो बीमार नहीं है फिर भी आइसोलेशन में है बिकॉज बाहर सिचुएशन ऐसी है कि आपको ज़बरदस्ती अंदर रहना पड़ रहा है। एंड यू मस्ट बी एंजॉइंग योर ईयर लॉन्ग वेकेशन, समर वेकेशन। पिछले साल हुआ था, अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा। मस्ट बी बोर्ड ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एंड लेक्चर्स। हाँ, बट पढ़ना तो पड़ेगा ना, बिकॉज दिस इज़ नॉट इट। ये हमेशा के लिए नहीं चलने वाला है। दिस हैज़ एन एंड, कहीं ना कहीं जाके ख़त्म होगा। देन यू विल बी हैविंग योर स्कूल्स ओपन एंड यू विल बी हैविंग योर एग्ज़ाम्स, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो फॉर दैट पर्पस वी आर ब्रिंगिंग दिस सीरीज so that during this lockdown, during this semi lockdown, you can be in touch with your studies and also have some fun together. Okay, so let's get started with today's topic. It is Indian economic development. What were the development policies and experiences India had? So the word here used is Indian economic development. What is development? Development itself means एक process है। डेवलपमेंट इज़ नथिंग समथिंग लाइक कि आज किया और आज ही हो गया। इट इज़ डन थ्रू ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस, तब जाके डेवलपमेंट दिखता है। सो योर बुक इज़ अबाउट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें क्या क्या आएगा वो हम फर्दर चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे। फॉर नाउ हमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया का जो आज का इकोनॉमिक सिनेरियो है, करंट इकोनॉमिक सिचुएशन जो है इंडियन इकोनॉमी की, उसके रूट्स कहाँ हैं। डेफिनेटली जो भी आज है, जो भी प्रेजेंट है, उसके रूट्स डेफिनेटली पास्ट में होते हैं। जैसे हम आज हैं, हमारी पर्सनालिटीज़ जैसी आज हैं, उसके रूट्स हमारी अपब्रिंगिंग में है, हमारे पास्ट में है। सो वैसे ही इंडिया का इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर, इंडिया का इकोनॉमी का जो टाइप एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो आज है, उसका रीज़न कहीं ना कहीं उसके पास्ट में है। सो पास्ट जैसे आप सबको पता होगा, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में यही सब पढ़ा है इंडियन हिस्ट्री में। ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल रूल, इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, ये सब पढ़ा ही होगा। सो यू आर वेल अवेयर दैट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड डेट तो पता ही होगी, ये मैं बताने नहीं वाली। सो 1947 को जब हम आज़ाद हुए 15th of August 1947 मिडनाइट, जब हम आज़ाद हुए ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से, उस दिन की सिचुएशन क्या थी इंडियन इकोनॉमी की। सो उसके बारे में पढ़ेंगे, तब जाके पता चलेगा कि आज की जो हमारी सिचुएशन है, हमने उस सिचुएशन के कंपैरेटिव कितना ज़्यादा प्रोग्रेस किया है या कितना ज़्यादा डिग्रेड हुए हैं, या फिर उस सिचुएशन की वजह से आज की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें उसके रूट्स कहीं हैं या नहीं। So let's get started. India on the eve of independence. The present structure of Indian economy is not only the result of various developments happened during the course, but also has its roots in more than 200 years long colonial rule by British Empire. आपको पता होगा ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया पे 200 years से भी ज़्यादा चला था। So it is self अंडरस्टूड कि जब किसी ने आपके ऊपर 200 साल से ज़्यादा राज किया है तो उनके कितने डीप इफ़ेक्ट्स रहे होंगे इंडिया के कल्चर पे, इंडिया की इकोनॉमी पे, इंडिया के सोशलिस्टिक पैटर्न्स पे। तो इतने बड़े साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य चला, उसकी वजह से जो इंडिया का आज का प्रेजेंट सिचुएशन है उससे काफ़ी अफेक्ट हुआ। ब्रिटिशर्स जो थे ना, उससे पहले आपको पता होगा इंडिया में मुगल्स का राज चलता था। अकबर, द मोस्ट फेमस मुगल एम्परर अकबर, उसके बाद में शाहजहां, औरंगजेब, सो फार ऐसे सब चलता रहा। मुगल्स का रूल था, बट मुगल्स वर क्वाइट फैमिलियर टू इंडियंस, वो इंडिया को अपना घर मानते थे। बट ब्रिटिशर्स के साथ ऐसा नहीं था। ब्रिटिशर्स का बस एक ही एम था कि जितना हो सके इंडिया को एक्सप्लॉइट करो, इंडिया को लूट लो, इंडियन पीपल का यूज़ लो और अपने देश को, ब्रिटेन को ज़्यादा से ज़्यादा
अमीर बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचाओ। तो इंडिया, जैसे आप जानते हैं, सोने की चिड़िया कहते थे हमें उस समय जिस वक्त ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे। इंडिया सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज का भंडार हुआ करता था। हर तरह के रिसोर्सेज अबंडेंस में हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए ही ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे। तो उनका मोटिव ऐसा था कि यहाँ से जितना भी रॉ मटेरियल है उसको एक्सट्रैक्ट करके ब्रिटेन ले जाएं, वहाँ पे उस रिसोर्सेज के ऊपर फैक्ट्रीज में उन रिसोर्सेज के साथ में प्रोडक्शन करें और उसको वापस इंडिया लाएं और बेचें और प्रॉफिट कमाएं। तो इस ऐसे कुछ मोटिव की वजह से ब्रिटिश ने इंडिया में कॉलोनियल रूल्स चालू किया था। देन जिस दिन हम आज़ाद हुए, द 15th of August 1947, what were the major characteristics of Indian economy? ब्रिटिश के राज्य के दौरान, ब्रिटिश रूल के दौरान भारत की इकोनॉमी के ऐसे कौन से टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कौन से टाइप की उसकी पहचान कौन से तरीके से होती थी? तो सबसे पहला था लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहली चीज़, ब्रिटेन के जो रूलर्स थे, जो इंडिया पे रूल कर रहे थे, ब्रिटेन के क्राउन के बिहाफ पे जो यहाँ पे रूल कर रहे थे, उन्होंने कभी इतनी जहमत नहीं उठाई, उन्होंने कभी इतनी कोशिश नहीं की कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्चुअल टर्म्स में मेजर किया जाए कि यहाँ पे एक्चुअली ग्रोथ हो भी रही है या नहीं, या यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हो भी रहा है या नहीं, या यहाँ के लोगों को कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं। उनका सिर्फ सेम एक ही मोटो था, यहाँ से रिसोर्सेज ले जाएं, ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाएं, उसको बेचें और उससे प्रॉफिट कमाएं और अपने देश का डेवलपमेंट करें। तो इंडियन इकोनॉमी बिफोर colonial rule was agriculture sector based economy, whereas there was a plenty of manufacturing units as well as there were mostly handicrafts industries, fields of textiles, metals, precious stones. ब्रिटिशर्स के यहाँ पे आने से पहले भारत का जो आर्थिक तंत्र था, इकोनॉमी था, वो मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड था। 85% लोग एग्रीकल्चर करके अपना गुजारा करते थे, अपने घर का भरण पोषण करते थे, अपने घर का खर्चा चलाते थे। और बाकी के जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत बड़े स्केल पे तो नहीं थी, बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज तो नहीं थी, जैसे प्लांट एंड मशीनरी की कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं थी, व्हीकल्स नहीं थे, आर्म्स एंड एम्युनिशंस की कोई फैक्ट्रीज नहीं थी, बट यहाँ पे छोटी बड़ी टेक्सटाइल्स की, मेटल्स की और प्रेशियस स्टोन्स की फैक्ट्रीज थी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्ट्रीज थी जो इंटरनेशनली बहुत फेमस हुआ करते थे। लोग दूर दूर से यहाँ खरीदने आया करते थे और उसका बहुत ही लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट भी हुआ करता था। बिफोर ब्रिटिशर्स, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए उससे पहले की बात है। Indian handicraft products had a worldwide market and reputation which used to be exported to other countries. जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा रेपुटेशन था वर्ल्ड वाइड और यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करते थे हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, जो आज भी होते हैं। The colonial government was concerned with the economic development of its own country, hence the policies adopted by them transformed India into a supplier of raw material and consumer of finished products from Britain. जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटेन की गवर्नमेंट, उनका सिर्फ एक ही कंसर्न था कि इंडिया को रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला एक कॉलोनी बनाया, इंडिया को एक रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला मीडियम बनाया जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता रहे और ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होता रहे, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा, वहाँ के लोग कमाएंगे और यहाँ के लोग बिना कमाई के उनके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। वो क्या करते थे, यहाँ पे फार्मर से ज़बरदस्ती क्रॉप्स उगवाते थे, रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन करवाते थे, उसको एक्सपोर्ट करके ब्रिटेन ले जाते थे। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चल रहा था, चालू हुआ था, वो अपने बेस्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ था। वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को पंप करने के लिए रॉ मटेरियल्स यहाँ से एक्सपोर्ट करके उधर प्रोडक्शन किया जाता था फैक्ट्रीज में, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, वहाँ के लोगों को सैलरीज मिल रही थी, वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधर रहा था और जब वो फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के बाद में वापस इंडिया एक्सपोर्ट किया जाता था और हाई प्राइसेस पे इंडियंस को बेचा जाता था। यहाँ पे जो इंडियंस, जो कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं थी जिनकी एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, जो या तो एग्रीकल्चर कर रहे थे या नौकरशाही कर रहे थे, नौकर थे अंग्रेज़ों के, छोटे छोटे कांस्टेबल वगैरह बने हुए थे, ऐसे लोगों से वो चीज़ें खरीदवाई जा रही थी जो बहुत महंगे भाव पे मिल रही थी उनको। सो दिस वाज द बेसिक इकोनॉमिक लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस वक्त में ऐसा था जब अंग्रेज हमारे यहाँ पे रूल कर रहे थे, ब्रिटिश हमारे यहाँ पे रूल कर रहे थे। देन व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर।
इंडिया की इकोनॉमी जो थी बिफोर ब्रिटिशर्स, इट वॉज मेजॉरिटीली ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड, मोस्टली सब फार्मर्स हुआ करते थे। मैंने आपको कहा 85% ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। इसके बाद भी इस पे ना तो कोई मेजर डेवलपमेंट का काम किया अंग्रेज सरकार ने, ना ही कुछ ऐसे काम किए जिससे एग्रीकल्चर को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए या एग्रीकल्चर की हालत थोड़ी सुधरे। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर था उस वक्त में ना तो कोई फैसिलिटीज़ थी, ना कोई ऐसे उनके पास इनोवेशंस थे जिसके थ्रू वो यूज़ करके और पूरा साल कल्टीवेशन कर सकते थे। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर हुआ करता था इंडिया में वो मोस्टली रेनफॉल बेस्ड था। बारिश आएगी तो खेती होगी, बारिश नहीं होगी तो सूखा रहेगा। तो जो 3-4 महीने बारिश होती थी या जो सीज़न होता था उसी दौरान फार्मर्स कमाते थे और बाकी का 8-7 महीने वो उसी पे अपना गुजारा करते थे। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं उठाया, उन्होंने कोई इरिगेशन चैनल्स नहीं बनाए, डैम्स नहीं क्रिएट किए, कुछ भी नहीं किया जिससे एग्रीकल्चर की हालत सुधरे। The main reason of stagnation in agriculture and low productivity was a land settlement system introduced by the colonial government to collect revenue. अब उस वक्त में ऐसा था कि ब्रिटिश सरकार, ये जो फार्मर्स 85% हैं, तो अब सरकार के जो खर्चे हैं, उधर जो लोग सर्विस कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, उनको सैलरीज देने के लिए कुछ पैसा तो चाहिए ना। तो पैसा कहाँ से लाएंगे? तो जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है पब्लिक से, उसी टैक्स से गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट देती है सैलरीज का। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो 85% ऑफ पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है, तो मोस्टली सबकी इनकम एग्रीकल्चर से हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने लैंड सेटलमेंट सिस्टम लाके खड़ा किया ताकि वो टैक्स कलेक्ट कर सके। लैंड सेटलमेंट सिस्टम इज नथिंग बट पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करने का एक सिस्टम था कि रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू मीन्स टैक्स। तो वो ऐसा था, उसमें एक सिस्टम बनाया था गवर्नमेंट ने कि एक बीच में आदमी रहेगा, नीचे फार्मर है, बीच में ज़मींदार है और ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट है। तो ये फार्मर जो भी कलेक्ट कर रहा है, जो भी उगा रहा है, मान लीजिए इसने 100 क्विंटल गेहूं उगाया है, तो इसको 20 क्विंटल गेहूं ज़मींदार को देने पड़ेंगे। वो ज़मींदार इसको गवर्नमेंट को सबमिट करवाएगा। और ये जो है सिर्फ मीडियम था, पर यहाँ पे कैसा सिस्टम बन गया था कि ये ज़मींदार जो है, गवर्नमेंट ने उसको बोला है उसको 20 क्विंटल लेने हैं फार्मर से, पीजेंट से, पर ये ज़मींदार कहता था मुझे 70 क्विंटल देने हैं सरकार को। तो ये पीजेंट से 70 क्विंटल लेता था, सरकार को 20 क्विंटल देता था और खुद 50 क्विंटल रखता था। उससे फ़ायदा किसका हो रहा था? ज़मींदार का भी हो रहा था, गवर्नमेंट का भी हो रहा था। और तकलीफ़ किसको हो रही थी? छोटे फार्मर्स को, वो फार्मर्स को जिनका सिर्फ वो गुजारा उस 30 क्विंटल पे होने वाला था पूरे साल का। तो ये जो सिस्टम था, इसकी वजह से एग्रीकल्चर की हालत और ज़्यादा ख़राब होती गई। फिर देन दूसरा एक फैक्टर जो एग्रीकल्चर को और ज़्यादा बिगाड़ता गया उस वक्त में, वो था कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जैसे उन्होंने यहाँ के फार्मर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए कि तुमको अगर ज़्यादा पैसा चाहिए या अच्छा पैसा चाहिए, तुम चाहते हो कि तुम्हारे सारे क्रॉप्स बिक जाएं, तुम्हारी सारी प्रोडक्शन की हुई चीज़ें बिक जाएं, तो तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि तुम ये ही उगाओगे, हमारे लिए यही उगाओगे, तुम तुम्हारे पूरे खेत में सिर्फ शुगर केन उगाओगे, क्योंकि वो शुगर केन से ब्रिटेन में शुगर बनाई जाती थी, जो हम अभी शक्कर खाते हैं वो बनाई जाती थी। या फिर तुम सिर्फ कॉटन ही उगाओगे अपने फार्म में, और वो कॉटन एक्सपोर्ट करके कपड़ा बनता था ब्रिटेन में। तो कॉन्ट्रैक्ट दे देते थे, तो वो फार्मर भी लालच में पूरे खेत पे सिर्फ कॉटन उगाएगा। अब उस बेवकूफ़ को क्या पता कि सिर्फ कॉटन ही उगाएगा तो खाएगा क्या पूरे साल, क्योंकि इनकम उसी से आनी है उसकी। तो अगर ये तो एक फार्मर की बात हुई, गांव में अगर 100 फार्मर हैं, 100 के 100 फार्मर ऐसे हो जाएंगे तो अनाज कौन बनाएगा, खाओगे कैसे, लाओगे कहाँ से? तो वो सारी सिचुएशन क्रिएट होने लग गई। तो ब्रिटिशर्स ने तो अपने फ़ायदे के लिए एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया, फार्मर्स को कह दिया कि आपको सिर्फ कैश क्रॉप्स उगाने हैं। कैश क्रॉप्स यानी जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं, फर्दर किसी प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं, जैसे ग्राउंड नट्स, उससे ऑयल बनता है, सनफ्लावर, उससे ऑयल बनता है, कॉटन, उससे कपड़ा बनता है। तो ऐसे जो क्रॉप्स होते हैं उनका प्रोडक्शन करने के लिए मोटिवेट किया फार्मर्स को, और फार्मर्स भी अच्छा प्रॉफिट देके बहकावे में आ गए और वही उगाने लगे। तो उसकी वजह से जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ी ज़रूर, इंडियन एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ी ज़रूर, पर फार्मर्स के सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं आया, फार्मर्स की सिचुएशन उल्टी ख़राब होती गई। फिर आया इंडस्ट्रियल सेक्टर में उस वक्त क्या हालात थे।
मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिया में हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्ट्रीज काफ़ी फ्लोरिश कर रही थी, काफ़ी अच्छी सिचुएशन में थी। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट फाइन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, बहुत फेमस थी वर्ल्ड वाइड। पर ब्रिटिशर्स के आने की वजह से वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट होती गई। क्यों? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो महंगे होते हैं, वो उसमें आपने हाथों से काम किया है, एक चीज़ को बनाने के लिए 1 महीना लगा है आपको, तो डेफिनेटली आप उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, उससे ज़्यादा पैसा एक्सपेक्ट करेंगे। पर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो सारा रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाके वहाँ फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन करते थे, और फैक्ट्रीज में तो 10 मिनट में 10 प्रोडक्ट एक साथ बन रहे थे। तो वो प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के सामने थोड़े चीप थे, थोड़े सस्ते थे। इस वजह से उस कंपटीशन की वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे कम होता गया, वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट होता गया, और इसी वजह से हमारे यहाँ पे भी कोई उसको खरीद नहीं रहा था, और यहाँ से हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट करने वाला सिस्टम भी ब्रिटिशर्स ने बंद कर दिया था। तो धीरे धीरे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज बंद होने की कगार पे आ गई। देन सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में सिर्फ छोटी मोटी टेक्सटाइल्स और जूट की मिल्स बनना शुरू हुई थी, वो भी सिर्फ इंडियंस के इनिशिएटिव पे। इंडियंस जो थे, जो क्रांतिकारी थे, जो नेशनलिस्ट थे, जिन्होंने इंडिया को आज़ाद करने के लिए मेहनत की थी, उन्होंने अपने दम पे उन इंडस्ट्रीज़ को खड़ा किया था। छोटी मोटी टेक्सटाइल मिल्स, वो भी टेक्सटाइल मिल्स मोस्टली गुजरात महाराष्ट्र में कॉन्सेंट्रेटेड थी, और जूट की मिल्स मोस्टली असम और बंगाल में कॉन्सेंट्रेटेड थी। फिर देयर वर हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। मैंने आपको बोला कि कोई भी मशीनरी बनाने वाली फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करती थी इंडिया में, यानी ऐसी कोई इंडस्ट्री जो मशीन्स बनाए जो फर्दर किसी इंडस्ट्री में काम आएंगी, ऐसी कोई इंडस्ट्री हमारे यहाँ नहीं हुआ करती थी। बहुत ही लेट जाके लेट 19th सेंचुरी में हमारे यहाँ पे एक स्टील इंडस्ट्री शुरू हुई, वो भी टाटास की इनिशिएटिव की वजह से। और इंडियन जीडीपी के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कम था उस वक्त। ये था आज का लेक्चर। ये काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है, इसको प्रॉपरली डिस्कस करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिएगा, एंड आई डोंट वांट द वीडियो टू बी वेरी लॉन्ग, सो वी शैल कंटिन्यू फर्दर इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था ड्यूरिंग दैट टाइम, हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन यानी कि हमारे पब्लिक, यहाँ के लोकल पॉपुलेशन की सिचुएशंस कैसी थी, हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, हम कौन से काम करते थे, कौन मतलब मोस्टली पॉपुलेशन कौन सा काम करती थी, जो तो आपको पता है एग्रीकल्चर करते थे, एंड यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, एंड द सम अप ऑल 1947 तक का क्या सिचुएशन था इंडियन इकोनॉमी का। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, एंड let us know if you like the video. Do give it a thumbs up and keep learning, keep reading. Don't get negative बाहर की न्यूज़ सुन के। yes कोविड है, बहुत सिचुएशन ख़राब है, but you know positivity is in our blood. We are Indians, right? So stay blessed, have a nice day.